हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यम2 अवधि पर। साथियों, आप सभी को आपके फार्मेसी सब्जेक्ट के सभी क्लासेज को देखने में या फिर 2024 की टॉपिक वाइज क्लास खोजने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमने आप सभी की सुविधा के लिए यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्मेसी की सभी क्लासेज की प्लेलिस्ट बना दी है। आप सभी बने हुए प्लेलिस्ट से सीधे सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्मेसी की सभी क्लास को देख सकते हैं और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप सभी वहां से भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मॉइस्चर कंटेंट अर्थात नमी की मात्रा। दोस्तों, यह टॉपिक आपके फार्मेसी सब्जेक्ट में 18 नंबर का टॉपिक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आज हम सभी इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम सभी नमी की मात्रा के बारे में और किसी भी पदार्थ की नमी के निर्धारण की विभिन्न विधियों के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग है नमी की मात्रा का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। वनस्पति औषधि पदार्थों में उपस्थित वाष्पशील पदार्थ नमी या पानी का निर्धारण करने के लिए 3 वर्गों पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें सबसे पहला है जब पदार्थ में पानी ही एकमात्र वाष्पशील घटक होता है तो लगभग 10 ग्राम ताज़ी दवा सामग्री को सटीक वजन के बाद लिया जाता है, जिसे पहले छोटे से छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसमें दूसरा है यदि औषधियाँ बिना पिसी हुई या पाउडर रहित या कच्ची हों तो लगभग 10 ग्राम आधिकारिक नमूना काटकर और फैलाकर तैयार किया जाता है, जिससे भागों की मोटाई लगभग 3 mm हो। इन्हें वाष्पीकृत डिश में रखा जाता है। इसमें तीसरा है 3 mm से बड़े बीज और फलों को तोड़कर उनकी मोटाई लगभग 3 mm कर देनी चाहिए। नमूना तैयार करने में हाई स्पीड मिलों का उपयोग नहीं किया जाता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है नमी की मात्रा निर्धारण की विधियाँ। इसमें सबसे पहली विधि है गुरुत्वाकर्षण मिति विधि, ग्रेविमेट्रिक मेथड। इसमें पहला पॉइंट है निर्देशानुसार तैयार 10 ग्राम दवा को एक वाष्पित डिश पर रखा जाता है। दूसरा पॉइंट है पानी में तब तक सुखाएं जब तक अवशेष पूरी तरह सूख न जाए। तीसरा पॉइंट है ओवन में रखा गया और 5 घंटे के लिए 105 डिग्री सेल्सियस पर सुखाया गया और वजन किया गया। चौथा पॉइंट है 1 घंटे के अंतराल पर सुखाने और वजन करने की प्रक्रिया तब तक जारी रखी गई जब तक कि 2 क्रमिक वजनों के बीच का अंतर 0.25% से अधिक ना हो जाए। साथियों, इसमें दूसरी विधि है आयतन विधि। इसे टोलुइन आसवन विधि भी कहते हैं। टोलुइन नमी उपकरण की सहायता से पानी की मात्रा मापकर नमी का निर्धारण किया जा सकता है। इसमें पानी और टोलुइन C6H5CH3 एक एजोट्रॉपिक मिश्रण बनाते हैं। इसमें तीसरी विधि है अनुमापन विधि, कार्ल फिशर विधि। यह विधि इस तथ्य पर निर्भर करती है कि पाइरिडीन और मेथनॉल में SO2 और आयोडीन का घोल पानी के साथ मात्रात्मक रूप से प्रतिक्रिया करता है। पूरे ऑपरेशन में वायुमंडलीय नमी के सख्त बहिष्कार की आवश्यकता होती है। इसके रंगहीन विलयन में अनुमापन का अंतिम बिंदु विद्युत मापन या दृश्य रूप से कैनरी पीले रंग से एम्बर रंग में परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
रंगीन विलयन में अंतिम बिंदु अस्पष्ट रहता है और इसका निर्धारण सबसे अच्छे ढंग से विद्युत मापी द्वारा किया जाता है। इसका एक फार्मूला है, नमूने में जल सामग्री बराबर यस गुणे यफ, जहाँ यस नमूने को अनुमापित करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक की मात्रा और यफ जल तुल्यता कारक होता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है विशिष्ट गुरुत्व का निर्धारण। किसी तरल का विशिष्ट गुरुत्व निर्दिष्ट तापमान पर तरल की गई मात्रा का भार होता है, जिसकी तुलना हवा में समान तापमान पर पानी के बराबर स्तंभ के भार से की जाती है। किसी तरल का विशिष्ट गुरुत्व बोतल, पिकोनोमीटर और सामान्य हाइड्रोमीटर द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला है पिकोनोमीटर द्वारा किसी द्रव के विशिष्ट गुरुत्व का निर्धारण। तरल का विशिष्ट गुरुत्व बराबर तरल के दिए गए आयतन का वजन बटे पानी के आयतन के बराबर वजन बराबर यस। इसमें दूसरा है सामान्य हाइड्रोमीटर द्वारा किसी द्रव के विशिष्ट गुरुत्व का निर्धारण। इसमें प्रायोगिक द्रव को कांच के सिलेंडर में लिया जाता है और हाइड्रोमीटर को धीरे धीरे और सावधानी से उसमें डाला जाता है। यह देखा जाता है कि द्रव का ऊपरी स्तर 0.816 को व्यक्त करने वाले चिन्ह के अनुरूप है। साथियों, यहाँ पर कुछ सामान्य पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व हैं, जैसे एब्सोल्यूट अल्कोहल का विशिष्ट गुरुत्व 0.792 होता है। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का विशिष्ट गुरुत्व 0.816 होता है। डाइल्यूट अल्कोहल का विशिष्ट गुरुत्व 0.89 होता है। डिस्पेंसिंग अल्कोहल का विशिष्ट गुरुत्व 0.840 होता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट का विशिष्ट गुरुत्व 0.812 होता है। ग्लिसरीन का विशिष्ट गुरुत्व 1.255 होता है। एलमंड ऑयल का विशिष्ट गुरुत्व 0.910 से 0.915 होता है। ओलिव ऑयल का विशिष्ट गुरुत्व 0.910 से 0.913 होता है। सैंडलवुड ऑयल का विशिष्ट गुरुत्व 0.970 से 0.978 होता है। सीसेम ऑयल का विशिष्ट गुरुत्व 0.916 से 0.921 होता है। रोजमेरी ऑयल का विशिष्ट गुरुत्व 0.894 से 0.912 होता है। लेवेंडर ऑयल का विशिष्ट गुरुत्व 0.875 से 0.888 होता है। स्पर्मसेटी का विशिष्ट गुरुत्व 0.94 होता है। सॉफ्ट पैराफिन का विशिष्ट गुरुत्व 0.815 से 0.880 होता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है क्वथनांक सीमा का निर्धारण। किसी पदार्थ का क्वथनांक अवस्थाओं के भीतर तापमान की वह सीमा होती है जिसमें पदार्थ का संपूर्ण या निर्दिष्ट भाग आश्रित होता है। किसी भी पदार्थ का क्वथनांक एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित दबाव पर होता है। इस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। अगली हेडिंग है गलनांक सीमा का निर्धारण। किसी पदार्थ की गलनांक सीमा संशोधित तापमान के बीच की सीमा है जिस पर पदार्थ पिघलना शुरू होता है। जिस तापमान पर पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है वह तापमान गलनांक होता है। जैसे येलो अथवा व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन का गलनांक सीमा 38 डिग्री सेल्सियस से 56 डिग्री सेल्सियस होता है। लैनोनिन का 36 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। बीस वैक्स का 60 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस होता है और स्पर्मसेटी का 42 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। साथियों, अगली हेडिंग है जमने के तापमान का निर्धारण। किसी द्रव या पिघले हुए ठोस का
जमने का तापमान वह उच्चतम तापमान होता है जिस पर वह ठोस हो जाता है। द्रव का जमने का तापमान ठोस के गलनांक तापमान के समान होता है, लेकिन द्रव को ठोस रूप धारण किए बिना उसके जमने के तापमान से नीचे के तापमान तक ठंडा किया जा सकता है। इसलिए द्रव या पिघले हुए ठोस का जमने का तापमान ही जमाव तापमान कहलाता है। साथियों, अगली हेडिंग है पीएच मान का निर्धारण। इसका निर्धारण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। इसमें पहला है पोटेंशियोमेट्रिक या विद्युत वाहक बल के द्वारा। दूसरा है रंगमिति विधि, कलरीमेट्री मेथड। पीएच मान किसी तरल पदार्थ में मिलावट का पता लगाने में उपयोगी होते हैं। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी शब्द ग्रीक शब्द से बना है जो कि क्रोमैटस और ग्रैफस शब्द से बना है। क्रोमैटस का अर्थ है कलर और ग्रैफस का अर्थ है रिटन, अर्थात क्रोमैटोग्राफी का अर्थ है रंगीन लेखन। क्रोमैटोग्राफी का आविष्कार रूसी वनस्पति शास्त्री मिखाइल सोम्योनोविच तस्वेत ने किया, जिन्होंने 1901 में पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। क्रोमैटोग्राफी सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगशाला तकनीक में से एक है, जिसमें मिश्रण के घटकों को एक अवशोषक पर अलग किया जाता है, जिससे मिश्रण या घटकों का विश्लेषण, पहचान, शुद्धिकरण और मात्रा निर्धारित किया जा सके। इसे ज़्यादातर रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान एवं जैव रसायन विज्ञान विषयों में लागू किया जाता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है होम्योपैथिक फार्माक्यूटिक्स में क्रोमैटोग्राफी का उपयोग। क्रोमैटोग्राफी दवाओं के गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण में उपयोगी है, खासकर मदर टिंचर और कम क्षमता वाली दवाओं के लिए। टीएलसी और पीसी का उपयोग एसपीआई की परख और परीक्षणों में किया जाता है। इसमें अगली हेडिंग है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, टीएलसी। टीएलसी एक तरल त्वरित और सस्ती प्रक्रिया है जो इस बात का त्वरित उत्तर देती है कि मिश्रण में कितने घटक हैं। टीएलसी का उपयोग मिश्रण में किसी यौगिक की पहचान का समर्थन करने के लिए भी किया जाता है। अगली हेडिंग है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, एचपीटीएलसी। यह टीएलसी का एक परिष्कृत और स्वचालित रूप है। यह प्रक्रिया एक साथ नमूने और मानक को संशोधित करती है, जिसके परिणामस्वरूप तेज गति से बेहतर विश्लेषणात्मक परिशुद्धता और सटीकता प्राप्त होती है। यह एक ही समय में कई विश्लेषण करने की अनुमति देता है। साथियों, अगली हेडिंग है क्रोमैटोग्राफी के लाभ। विश्लेषणात्मक अध्ययनों में क्रोमैटोग्राफी तकनीक बहुत संवेदनशील और विश्वसनीय है। इसका मुख्य लाभ यह है कि एक जटिल मिश्रण को नमूने के केवल कुछ माइक्रोग्राम का उपयोग करके सटीक रूप से अलग किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें पृथक्करण में कम समय लगता है। उपकरण सेटअप सरल और आसान है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, एचपीएलसी। इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी भी कहा जाता है। यह एक क्रोमैटोग्राफिक तकनीक है जो घोल में घुले रासायनिक यौगिकों को अलग करने, पहचानने और मात्रा निर्धारित करने के लिए है। एचपीएलसी उपकरणों में मोबाइल चरण का एक जलाशय, एक पंप, एक इंजेक्टर, एक पृथक्करण स्तंभ और एक डिटेक्टर शामिल होता है। इस तकनीक का उपयोग जटिल मिश्रणों का विश्लेषण करने, रासायनिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए, प्रक्रियाओं को विकसित करने, प्राकृतिक उत्पादों को अलग करने या भौतिक गुणों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है।
इसमें अगली हेडिंग है अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी UPLC। 2004 में तरल क्रोमेटोग्राफी में प्रस्ताव, गति और संवेदनशीलता में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल करने के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन और कॉलम प्रौद्योगिकी में प्रगति की गई। UPLC करने के लिए एक नई प्रणाली को समग्र रूप से बनाया जाना था, जिसे अब UPLC तकनीक के रूप में जाना जाता है। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है पेपर क्रोमेटोग्राफी। यह एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसमें नमूने की एक छोटी मात्रा का उपयोग उसके घटकों को अलग करने और पहचानने के लिए किया जाता है। साथियों, इसमें लास्ट हेडिंग है गैस क्रोमेटोग्राफी। यह एक अत्यधिक कुशल पृथक्करण तकनीक है जिसमें गतिशील चरण, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन आदि गैसें होती हैं तथा स्थिर चरण बहुत लंबी लंबाई का सिलिका केशिका स्तंभ होता है। गैस क्रोमेटोग्राफी विधियां अपनी विशिष्टता और दक्षता के कारण नमी निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण हो गई हैं। साथियों, यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।